हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 55 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1769 मीडियम मार्क्ड है, बट काफ़ी इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको मल्टीपल अप्रोचेस से सीखेंगे। ओके, तो देखते हैं। यू कैन फॉलो दिस चैनल ऑल्सो टू नो अबाउट माई लाइफ बिहाइंड द सीन्स। आज का मोटिवेशन देखते हैं। कल कमेंट में एक भाई ने ये दिया था मोटिवेशन, थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी। देर इज़ ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। जब आपको लगे कि सारे होप आपके लॉस्ट हो चुके हैं, जब आप एकदम हार मानने वाले हो, तो हमेशा याद रखना कि हमेशा एक सिल्वर लाइनिंग होता है ना। देर इज़ ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बट नॉट वंस योर आईज शिफ्ट द डार्कनेस। लेकिन तब तक नहीं दिखेगा वो लाइट जब तक आप खुद पर कॉन्फिडेंस ना रखो। अगर आप खुद डार्कनेस में ही रहना चाहते हो तब तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। तब तो सिल्वर लाइनिंग या फिर लाइट आपको दिखेगा ही नहीं, है ना। हमेशा पॉजिटिव थॉट रखा करो, हमेशा कॉन्फिडेंट रहा करो। खुद पर ट्रस्ट तो करो पहले कि आप कर सकते हो, है ना। सो वेन एवर यू आर स्टक इन एनी प्रॉब्लम, गिव टाइम टू इट, थिंक अगेन, थिंक बेटर, एंड इवेंचुअली यू विल फाइंड आउट द वे। ठीक है, नहीं भी बनता तो दैट्स टोटली फाइन। गो एंड सी दी अप्रोचेस और देखो कि उन अप्रोचेस में क्या ऐसा है जो आपको नहीं आता था। फिर उसको पढ़ो, उसको समझो, उसको रिवाइज करो, नोट्स बनाओ उसका, है ना। इस तरह पढ़ाई करो। ओके, बट हमेशा याद रखना कोई कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है ना। कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। ओके, चलो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मूव ऑल बॉल्स टू ईच बॉक्स। You have n boxes. You are given a binary string boxes of length n, where boxes I is 0 if the ith box is empty and 1 if it contains one ball. ठीक है, in one operation you can move one ball from a box to an adjacent box. Okay, box I is adjacent to box j if absolute value of I minus j is equal to 1, है ना। Note that after doing so there may be more than one ball in some boxes. ठीक है, return an array answer of size n, where answer I is the minimum number of operations needed to move all the balls to the ith box. Okay, each answer I is calculated considering the initial state of the boxes. जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, मैं सारे का इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2। ओके, तो देखो पहले तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इंडेक्स नंबर 0 पर सारे बॉल्स को लाने हैं आपको। तो इंडेक्स नंबर 0 पर एक बॉल जो है वो तो ऑलरेडी है, तो उसको कोई मूव की ज़रूरत नहीं है। बट इंडेक्स नंबर 1 वाला जो बॉल है, इसको इंडेक्स नंबर 0 में लाने के लिए कितना मूव करना पड़ेगा? लेफ़्ट 1 मूव करना पड़ेगा, है ना। हमेशा एडजेसेंट इंडेक्स में मूव कर सकते हैं, चाहे लेफ़्ट या राइट। तो एक मूव लगा उसको, है ना। तो सारे बॉल्स आ गए इंडेक्स नंबर 0 पर। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 0 0 हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर 1 वाले बॉल को आपने 0 पे डाल दिया। ठीक है, लेकिन मूव कितना लगा? मूव सिर्फ एक ही लगा। ठीक है, अब देखते हैं कि सारे बॉल्स को इंडेक्स नंबर 1 पे लाने के लिए कितने मूव्स लगेंगे। तो दो ही बॉल है, एक बॉल तो इंडेक्स नंबर 1 पर ऑलरेडी है, तो उसको तो कोई मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट एक बॉल यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 पे, तो इसको एडजेसेंट में ऐसे मूव कर सकते हैं, तो एक मूव लगेगा, है ना। ओके, अब देखते हैं कि इंडेक्स नंबर 2 में सारे बॉल्स को लाना हो तो कितना मूव्स लगेगा। इंडेक्स नंबर 1 वाले बॉल को यहाँ ले जाओ तो कितने मूव में हो जाएगा? एक मूव में हो जाएगा। और इंडेक्स नंबर 0 वाले बॉल को अगर आप इंडेक्स नंबर 2 पे ले जाना तो एक मूव ऐसे जाएगा और फिर एक मूव ऐसे जाएगा, यानी कि दो मूव्स लगेंगे, है ना। क्योंकि हमेशा मूवमेंट एडजस्टेड इंडेक्स पे ही हो सकता है। तो इंडेक्स नंबर 0 वाला बॉल पहले इंडेक्स नंबर 1 पे जाएगा, फिर इंडेक्स नंबर 2 पर जाएगा, तो दो मूव्स लगे उसको। ठीक है, तो 1 + 2 टोटल कितने मूव्स हो गए? टोटल 3 मूव्स लगे। एक मूव इसने लिया और दो मूव इसने लिया, टोटल 3 मूव्स लगे। तो इसका आंसर ये है ना। तो आपको बस इतना ही बताना है कि हर इंडेक्स में सारे बॉल्स को लाने में कितना मूव्स लगेगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक इंडेक्स का बस बता देता हूँ। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 है। तो इंडेक्स नंबर 0 पर अगर आपको सारे बॉल्स को लाने हैं तो कितने मूव्स लगेंगे? तो मुझे एक बॉल ये दिख रहा है, एक बॉल ये दिख रहा है, एक बॉल ये दिख रहा है। तो इस बॉल को इंडेक्स 0 पे लाने में कितना मूव लगेगा? 1 2। ठीक है, तो 2 ऐड कर देते हैं अभी के लिए। फिर इस बॉल को लाने में कितना लगेगा? 1 2 3 4 लगा। फिर इस बॉल को लाने में कितना लगेगा? 1 2 3 4 5 लगा। 5 4 9 2 11 11 हो गया। देखो आंसर 11 है, यानी कि इंडेक्स नंबर 0 में
सारे बॉल्स को लाने में, ये वाला बॉल, ये वाला बॉल, ये वाला बॉल लाने में 11 मूव्स लगेंगे। ओके, ठीक है। तो इसी तरह सारे इंडेक्स का आंसर यहाँ पर निकला हुआ है ना, 8 5। 8 वाले का भी दिखा देता हूँ। जैसे इसको यहाँ ले आओगे, 1 मूव लगेगा, 1 2 3 मूव लगा, 1 2 3 4 मूव लगा, तो टोटल 8 मूव्स लगा है ना। तो इंडेक्स नंबर 1 में सारे बॉल्स को लाने में 8 मूव्स लग रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, और हाँ, जैसे ये देखो इंडेक्स नंबर 4 की बात करें तो इसमें एक बॉल जो है वो तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो कोई मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बॉल को यहाँ लाने में 1 मूव लगा और इस बॉल को यहाँ लाने में 2 मूव लगा, तो 1 + 2 3। तो देखो इसी का आंसर यहाँ पर 3 है। ओके, समझ में आ गया कि आंसर निकल कैसे रहा है यहाँ पर। तो हम लोग इसको मल्टीपल वेज से देखेंगे। सबसे पहले तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो हमारे मन में आता है वो है ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच से पहले देखते हैं, उसके बाद फर्दर इसको इम्प्रूव करेंगे। तो चलो यही वाले एग्जाम्पल पर देखते हैं। मैं एक रिजल्ट अरे बना देता हूँ। ठीक है, और मुझे हर इंडेक्स का आंसर चाहिए। इंडेक्स 0 में लाने के लिए 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 0 1 2 3 4 5 हर इंडेक्स में सारे बॉल्स को लाने में कितने लगेंगे वो हमें पता करना है। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको पता है कि जैसे मान लेते हैं आपको इंडेक्स नंबर 0 का आंसर चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ पर बॉल्स हैं। तो ये इंडेक्स नंबर 0 का अगर आपको आंसर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर बॉल है, किस किस इंडेक्स में बॉल है। तो मुझे पता चला कि इंडेक्स नंबर 2 पर एक बॉल है, इंडेक्स नंबर 4 पर एक बॉल है, इंडेक्स नंबर 5 पर एक बॉल है। उन लोगों को इंडेक्स नंबर 0 में आने में कितना टाइम लगेगा। जैसे इंडेक्स नंबर 2 पर जो बॉल है इसको यहाँ आने में कितना लगेगा, 1 2। या फिर कैसे निकाल सकते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो दोनों के इंडेक्स का। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक बॉल, जो पहला बॉल जो है वो इंडेक्स नंबर 2 पर है, तो 2 माइनस करंटली आप इंडेक्स आई का आंसर निकाल रहे हो, मतलब इंडेक्स 0 का आंसर निकाल रहे हो। तो इंडेक्स नंबर 2 पर जो बॉल है उसको इंडेक्स नंबर 0 में आने में 2 - 0 मूव्स लगेंगे, तो 2 आपने ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली एक और बॉल इंडेक्स नंबर 4 पर है ना, तो उसको इंडेक्स नंबर 0 में आने में कितना लगेगा, 4 - 0। ठीक है, तीसरा बॉल कौन सा इंडेक्स में है, 5 पे, 5 - 0। सबको ऐड कर दो, 5 और 9 तो 11, तो इसका आंसर 11 होगा। ठीक है, सिमिलरली आपको निकालना है इंडेक्स नंबर 1 का आंसर। मान लेते हैं इंडेक्स आई यहाँ पर है। ठीक है, तो फिर से मैं वही करूँगा, मैं देखूँगा कि बॉल्स कहाँ कहाँ पर है। बॉल्स इंडेक्स नंबर 2 पर है, इंडेक्स नंबर 4 पर है और इंडेक्स नंबर 5 पर है। ठीक है, तो फिर से वही करूँगा, इंडेक्स नंबर 2 माइनस आई, आई अभी 1 है, मतलब 1 पर इंडेक्स पर लाना है। 4 - 1 5 - 1 है ना, मतलब इंडेक्स नंबर 2 वाले को 1 पर लाना है। तो कैसे किया मैंने, 2 - 1 कर लिया, फिर 4 - 1 कर लिया। तो यहाँ पर मैं वैल्यू निकाल के लिख देता हूँ, 1 3 और 4, 4 3 7 1 8, यानी कि सारे बॉल्स को इंडेक्स नंबर 1 में लाने में 8 मूव्स लगेंगे। तो ये बड़ा सिंपल अप्रोच लगा मुझे। तो मैंने क्या किया कि मुझे बस एक जानकारी चाहिए। वो जानकारी क्या है कि जो बॉल्स हैं वो कौन से इंडेक्स में है। तो सारे इंडेक्स को मैं एक अनऑर्डर्ड सेट में स्टोर कर लिया मैंने। अनऑर्डर्ड सेट में स्टोर कर लो, क्योंकि आपको चाहिए ना कि बॉल्स कौन कौन से इंडेक्स में है। तो मैंने एक सेट बनाया, उसमें डाल दिया कि इंडेक्स नंबर 2 पर एक बॉल है, इंडेक्स नंबर 4 पर एक बॉल है और इंडेक्स नंबर 5 पर एक बॉल है। ठीक है, उसके बाद सारे इंडेक्स का आंसर मैं आराम से निकाल सकता हूँ, है ना। इंडेक्स नंबर, चाहे वो इंडेक्स नंबर 0 का आंसर निकालना हो, इंडेक्स नंबर 1 का, या किसी का भी। इंडेक्स नंबर 0 का आंसर निकालने के लिए क्या करूँगा, देख लूँगा कहाँ कहाँ पर बॉल है। इंडेक्स नंबर 2 पर मेरा बॉल है, इंडेक्स नंबर 4 पर मेरा बॉल है, इंडेक्स नंबर 5 पर मेरा बॉल है। हर बॉल को इंडेक्स नंबर 0 में लाने के लिए कितने मूवमेंट्स लगेंगे वो आपने निकाल लिया और उनको ऐड कर लिया। ठीक है, 2 - आई इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, 4 - आई इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, 5 - आई इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, और सबको ऐड कर दिया, तो यहाँ पर 11 आ गया। सिमिलरली जब इस इंडेक्स का आंसर निकालना था, तो ये इंडेक्स नंबर 1 का आप आंसर निकालना चाह रहे हो, तो हर बॉल के पास आप फिर से जाते, ये वाले बॉल का निकालते, ये वाले बॉल का निकालते, ये वाले बॉल का निकालते। ठीक है, फिर इस आई का आंसर निकालना होता, तो फिर से आप इस बॉल से इस आई का माइनस करते हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देख रहे हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका क्या हो जा रहा है। आप हर एक इंडेक्स का आंसर निकालने के लिए, मान लेते हैं टोटल यहाँ पर कितने इंडेक्स है, एन इंडेक्स है, एन एलिमेंट्स है, एन पोजीशंस है। हर का आंसर निकालने के लिए आप अनऑर्डर्ड सेट पे इटरेट मार रहे हो, और अनऑर्डर्ड सेट का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, वर्स्ट केस में एन हो सकता है। तो ओ ऑफ एन स्क्वायर इसका सोल्यूशन चला जा रहा है। ठीक है, तो हमारा कंस्ट्रेंट छोटा है, तो पास तो ये भी हो जाएगा। ठीक है,
बट डेफिनेटली इंटरव्यूअर चाहेगा कि भाई और भी बेटर अप्रोच है क्या तुम्हारे पास। ओके, तो ये हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच 1। और मैं चाहूँगा कि आप कोड इसका कमेंट में लिख के दिखाओ मुझे, बट स्टिल मैं आपको कोड करके दिखा दूंगा, एक ही बार कोड कर लेंगे सारे अप्रोचेस का। ठीक है, अब आते हैं दूसरा ब्रूट फोर्स पर। वो भी ब्रूट फोर्स ही है, सिमिलर अप्रोच है ऑलमोस्ट। ठीक है, बट वो एक डिफरेंट तरीका है कोड करने का, दैट्स इट। सेम अप्रोच है बट डिफरेंट तरीका, वो भी आपको दिखा देता हूँ। दूसरा और भी सिंपल ब्रूट फोर्स एक तरीका क्या हो गया कि आपका ये आंसर है, अभी सबकी वैल्यू 0 है, सारे इंडेक्स की वैल्यू, आपको सारे इंडेक्स को पॉपुलेट करना है। आपने क्या किया, इस बॉक्स पे इटरेट मारा। ठीक है, आपको दिखा कि ये 0 है, आपने इग्नोर मार दिया। ये 0 है, आपने इग्नोर मार दिया। यहाँ पर आपको 1 दिखा कि इस इंडेक्स में एक बॉल है। ठीक है, तो मैं पता क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि इस बॉल को बाकी सारे इंडेक्सेस में मूव करने में कितने लगेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो मुझे ये पता चल गया ना कि अभी मैं तो करंटली खड़ा हुआ इंडेक्स नंबर 2 पर खड़ा हूँ, है ना। तो मैं देखूँगा कि इंडेक्स नंबर 2 वाले बॉल को इंडेक्स नंबर 0 पे मूव करने में कितना लगेगा, ये 1 पे मूव करने में कितना लगेगा, 2 पे मूव करने में कितना लगेगा, 3 पे कितना लगेगा, 4 पे कितना लगेगा, 5 में कितना लगेगा। तो मैं हर एक बॉल के पास जाऊँगा और पता कर लूँगा कि उनको उस बॉल को बाकी सारे इंडेक्स में मूव करने में कितना लगेगा, तो ऐड करते चले जाएंगे। जैसे देखो, इसको अगर मैं इंडेक्स नंबर 0 पे मूव करना चाहूँ तो कितना लगेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, अभी मैं इंडेक्स नंबर 2 पर खड़ा हूँ ना, मुझे बॉल वहीं पर दिखा है, तो 2 माइनस इसको इंडेक्स नंबर 0 में मूव करने में कितना लगेगा, 2 माइनस 0 2 लगेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 ऐड कर दिया। ओके, ठीक है, अब इसी बॉल को इंडेक्स नंबर 1 में मूव करने में कितना लगेगा, इंडेक्स नंबर 2 माइनस 1, है ना, सिर्फ 1 मूव लगेंगे, है ना। अब वैसे इधर मूव कर देंगे तो 1 लगेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, तो 1 ऐड हो गया। सिमिलरली इसी बॉल को इंडेक्स नंबर 2 पे जो बॉल है उसको इस इंडेक्स में मूव करने में कितना लगेगा, 2 माइनस 2 दैट इज़ 0 मूव लगेगा। तो 0 का 0 ही है ये अभी भी। फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर 3 पर उस बॉल को मूव करने में कितना लगेगा, 2 माइनस 3 कितना होगा, 1 होगा। तो मैंने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया। सिमिलरली इंडेक्स नंबर 4 यानी कि यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 वाले बॉल को मूव करने में कितना लगेगा, 4 माइनस 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर मूव करने में कितना लगेगा, 2 माइनस 5 दैट इज़ 3, तो यहाँ पर 3 लगेगा। तो पता है अभी मुझे आंसर क्या मिल गया है यहाँ पर, अभी देखो ये जो आंसर वाला अरे में जो भी रिजल्ट है वो पता क्या है कि इंडेक्स नंबर 2 पर जो बॉल है ना उसको इन इंडेक्स में मूव करने में कितने मूव्स लगे। ठीक है, इसी तरह मैं सारे बॉल्स का निकाल लूँगा। ठीक है, अब मेरा आई यहाँ पर आया, ये तो बॉल है नहीं तो इग्नोर मारो इसको। अब मेरा आई यहाँ पर आया, ये बॉल है ना, तो ये इंडेक्स नंबर 4 पर है, तो इसको फिर बाकी सारे इंडेक्स में मूव करने में कितना लगेगा वो मुझे निकालना है। तो फिर से वही करूँगा, पहले इसका निकालूंगा। इंडेक्स नंबर 4 पर मेरा बॉल है करेंटली और मुझे इसको इंडेक्स नंबर 0 में मूव करना है, तो 4 माइनस 0 कितना, 4, तो यहाँ पर मैंने 4 ऐड कर दिया, 2 प्लस 4। ठीक है, और फिर यहाँ पर आएंगे तो इंडेक्स नंबर 4 पर वो बॉल है और करंट इंडेक्स 1 का मैं आंसर निकालना चाह रहा हूँ, तो 4 माइनस 1 दैट इज़ 3, तो यहाँ पर 3 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये जो 3 ऐड हुआ है वो किस बॉल की वजह से ऐड हुआ, ये वाले बॉल की वजह से, क्योंकि इस बॉल को यहाँ जाने में 3 मूव्स लगाने पड़ेंगे। ओके, ठीक है, इसी तरह इसको इंडेक्स नंबर 2 पे मूव करना हुआ तो 4 माइनस 2 यहाँ पर 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको इस इंडेक्स पे मूव करने के लिए, 3 वाले इंडेक्स पे मूव करने के लिए 4 माइनस 3 1। ठीक है, इंडेक्स नंबर 4 पे मूव करने के लिए +0, इंडेक्स नंबर 5 पे मूव करने के लिए +1। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी एक सिंपल सा तरीका है ना। फिर ये आप इस सिमिलरली आप इस इंडेक्स पर आओगे, फिर देखोगे अच्छा यहाँ पर भी बॉल है, तो इस बॉल का को बाकी सारे इंडेक्स में मूव करने के लिए कितने लगेंगे, तो अब इसमें ऐड करते चला जाना, तो आपका आंसर रेडी हो जाएगा, इसी को आप रिटर्न कर देना फिर। ठीक है, बट यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O ऑफ n स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि देखो अब बॉक्स के सारे इंडेक्स पे इटरेट कर रहे हो, जैसे ही आपको कोई 1 दिखता है आप इस आंसर पे पूरा इटरेट मारते हो और उसको पॉपुलेट करते हो, है ना। तो हर इंडेक्स आई के लिए इन दिस बॉक्स आप इस पर इटरेट मार रहे हो, है ना। तो ऑब्वियस बात है n स्क्वायर हो जाएगा। फॉर लूप लिखोगे तो फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जैसे आपको 1 दिखा, आपने एक फॉर लूप चलाया इसका आंसर पॉपुलेट करने, इसका आंसर पॉपुलेट करने के लिए, इसका 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 इसका, फिर आपको 1 दिखा, फिर आपने इसका आंसर पॉपुलेट किया वापस से, है ना। तो n स्क्वायर हो जा रहा है। तो इसका भी कोड करके मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, वहाँ पर आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि यहाँ पर O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है,
और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 मैं मान रहा हूँ। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है, ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, ये तो आंसर है मेरा, है ना। इसको तो मुझे रिटर्न करना है, क्वेश्चन में बोला है ये लेने के लिए, तो उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाते हैं कि भाई इंटरव्यूअर अब ने बोल दिया भाई O1 स्क्वायर उसको नहीं चाहिए, तो देखते हैं फर्दर कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या पैटर्न है या क्या चीज़ है जो हम यहाँ ऑब्जर्व करके इसको सॉल्व कर सकते हैं O1 अप्रोच में। देखो ऑप्टिमल अप्रोच पर आते हैं। अब देखो ध्यान देना, अगर मान के चलते एक एग्जांपल लेता हूँ मैं छोटा सा, है ना, छोटा एग्जांपल लूँगा। मान के चलते हैं यहाँ पर ये मेरा बॉक्स वाला स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पर 0 था इंडेक्स 0 में, यहाँ पर 1 था, यहाँ 0 था और यहाँ पर भी 0 था, ठीक है। इसका इंडेक्सिंग कर देता हूँ एक बार मैं, 0 1 2 3, ओके। अब मान के चलते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंडेक्स इज इक्वल टू 3 पर आपको सारे बॉल्स को मूव करने हैं, तो कितना मूव लगेगा। मतलब इंडेक्स इक्वल टू 3 मतलब समझ रहे हो, इसकी बात हो रही है, ये वाले इंडेक्स की बात हो रही है। सारे बॉल्स को इस इंडेक्स में मूव करना है। तो देखा जाए तो मुझे अभी एक ही बॉल दिख रहा है ना। कौन सा बॉल दिख रहा है, एक ही बॉल है, इसको मुझे मूव करना है इंडेक्स नंबर 3 में। तो इसको कितने मूव्स लगेंगे, एक मूव यहाँ लगेगा, एक, फिर 2 मूव, यानी कि टोटल 2 मूव्स लगे, है ना। तो मुझे कितने मूव्स लगे यहाँ पर, 2 मूव लगे, ठीक है। ध्यान रखना मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 2 मूव्स लगे थे, ठीक है, ओके। मान के चलते हैं ये एग्जाम्पल ये ना हो के कुछ और होता। मान लेते हैं मेरा बॉक्सेस वाला जो स्ट्रिंग है वो कुछ ऐसा होता, 0 नहीं, यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर भी 1 होता, ये 0 होता, ये 0 होता, ठीक है। और इंडेक्स नंबर 0 1 2 3। अब आपसे पूछा जा रहा है, फिर से सेम सवाल पूछा जा रहा है कि इंडेक्स नंबर 3 पर आपको सारे बॉल्स को मूव करना है, तो कितने बॉल्स दिख रहे हैं मुझे। एक तो मुझे ये बॉल दिख रहा है, एक मुझे ये बॉल दिख रहा है। देखते हैं इनको मूव करने में कितना लगता है। इस बॉल को मूव करने में कितना लगेगा, 1 2, ठीक है, 2 मूव्स लग गया। फिर इस वाले बॉल को मूव करने में कितना लगेगा, 1 2 3, टोटल 3 मूव्स लगे ना, ठीक है। 2 + 3 दैट इज 5 मूव्स, ओके, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, बट आई थिंक मुझे यहाँ तक में ही ऑब्जर्व हो गया था पैटर्न, ठीक है। बस ऑब्जर्वेशन वाली बात है यहाँ पर। मान के चलते हैं एक और एग्जांपल होता, 1 1 1 और यहाँ पर 0 होता। फिर से आपसे सेम सवाल किया था कि इंडेक्स नंबर 3 पर सारे बॉल्स को मूव करना है, ठीक है। तब आपका क्या आंसर होगा, तो 0 1 2 3। देखते हैं, इस बॉल को मूव करेंगे तो 1 मूव लगेगा, इस बॉल को मूव करेंगे तो 1 2 मूव लगेगा, इस बॉल को मूव करेंगे तो 1 2 3 मूव लगेगा। 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 3 2 5 6, टोटल 6 मूव्स लगे, है ना, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो क्यूमुलेटिव सम अगर आप निकाल लो इन सारे बॉल्स का, तो वहाँ से थोड़ा हेल्प मिल सकता है। देखो हेल्प क्या मिलेगा वो दिखा रहा हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पर दिखाता हूँ, क्यूमुलेटिव सम आपको निकालना है इंडेक्स नंबर 3 का, है ना, कि कितने मूव्स लगेंगे सारे बॉल्स को इंडेक्स 3 मूव करने के लिए। अगर मान लेते हैं आपने क्यूमुलेटिव सम निकाल लिया, तो देखो होगा क्या। मान लेते हैं अभी यहाँ पर कब खड़े हो, तो ये मैं क्यूमुलेटिव सम लिख रहा हूँ, है ना। ये 1 दिखा मुझे, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, आपको निकालना है इसका आंसर, ठीक है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी क्यूमुलेटिव सम है, ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी सम है, क्यूमुलेटिव सम की वैल्यूज है, उनका एडिशन देखो इसका आंसर निकल कर आ रहा है। याद करो इसका आंसर क्या था, 1 + 2 + 3 था ना, ये देखो। और यहाँ पर बिल्कुल वही हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्यूमुलेटिव सम के जो वैल्यूज निकल कर आए उसका सम है इसका आंसर, है ना। और इट मेक सेंस ऑल्सो। रीज़न क्या है उसके पीछे, क्योंकि देखो ये वाला जो बॉल है, ए वाला बॉल, इसको 3 मूव्स लगेंगे, 1 2 3। और इसके बाद वाला जो बॉल है इसको ऑब्वियस से एक कम मूव लगेगा, तो यहाँ पर 2 है। उसके बाद वाला जो बॉल है उसको एक और कम मूव लगेगा, यानी कि 1 मूव लगेगा। तो कुछ है नहीं, है ना। ये जो 1 है ये एक्चुअली में इस बॉल की मूवमेंट को डिपिक्ट कर रहा है, ये जो 2 है वो इस बॉल की मूवमेंट को डिपिक्ट कर रहा है कि इसको 2 मूव करने पड़ेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन अगर आप कर लेते तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाता, है ना। नोटिस करो कि इसका आंसर निकालने के लिए मुझे क्या करना है, क्यूमुलेटिव सम के जो वैल्यूज़ हैं लेफ्ट हैंड साइड में सबका सम निकाल के यहाँ डाल देना है,
ठीक है। तो मान लेते हैं क्यूमुलेटिव सम आप निकालते चले जा रहे हो और एक वेरिएबल ले लिया आपने सम नाम का और उसको ऐड करते चले जा रहा है कि 1 है, 1+2 हो गया, 2+3 हो गया। तो इसका आंसर निकालना है, तो इन सब का जो सम है लेफ्ट हैंड साइड का वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। तो देखते हैं कि ये काम यहाँ पर भी कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इंडेक्स नंबर 3 पर अगर आपको निकालना है क्या आंसर होगा, तो पहले क्यूमुलेटिव सम निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव सम यहाँ पर 1 है, 1+1 2 हुआ, 2+0 2 हुआ। अब इसका आंसर निकालना है, तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ हैं उसका सम निकाल लो। ठीक है, 1+2+2 2 2 4 1 5 हो गया, है ना। याद करो हमारा आंसर भी यहाँ 5 ही था, टोटल 5 मूव्स थे, है ना। और देखो ध्यान देना यहाँ पर 1+2+2 किसको डिपिक्ट कर रहा है उसको समझो। ये वाला जो बॉल है ना, इसको इंडेक्स नंबर 3 में जाने में कितने मूव्स लग रहे थे, 1 2, तो ये 2 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला बॉल है इसको इंडेक्स नंबर 3 में जाने में 3 मूव्स लगते हैं, 1 फिर यहाँ 2 फिर यहाँ 3। तो यहाँ पर ये वही डिपेक्ट कर रहा है कि इसको यहाँ जाने में 1 लगा, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 2 लगा, तो 1+2 3। ठीक है, तो ये जो क्यूमुलेटिव सम है ना, ये जो क्यूमुलेटिव सम है वो उसी को डिपिक्ट कर रहा है। और उसका समेशन देखो हमारा आंसर निकल आ रहा है 1। मान लेते हैं इंडेक्स नंबर 3 का आंसर चाहिए, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो क्यूमुलेटिव के वैल्यूज़ हैं उसको बस ऐड कर दो। 2+2+4 2+2+1 5 हो गया। यानी कि सारे बॉल्स को, इन सारे बॉल्स को यहाँ मूव करना है तो टोटल 5 मूव्स लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखो इधर ध्यान से देखना, क्यूमुलेटिव सम निकाल रहा हूँ मैं। अभी तो 0 है, ठीक है, 0+1 1 हो गया, 1+1 सॉरी 1+0 1 हो गया। ठीक है, अब मुझे इसका आंसर चाहिए था इंडेक्स नंबर 3 का, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्यूमुलेटिव का वैल्यूज़ देखो, 0+1+1 कितने मूव्स निकल कर आए, 2 मूव्स निकल कर आए, है ना। तो इसका आंसर 2 था, याद करो, है ना। यही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था। और ये जो 2 है, ये जो 1 1 दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉल को यहाँ मूव करने में एक मूव लगा, फिर यहाँ से यहाँ मूव करने में 1 मूव लगा। तो ये मूवमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। उस मूवमेंट को हमें ऐड करना है बस, तो टोटल मूवमेंट निकल आएगा। ठीक है, फॉर एवरी बॉल टू मूव टू इंडेक्स नंबर 3। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, ये वाला जो एग्जाम्पल था ऊपर लीड कोड का, ये वाला बड़ा वाला एग्जाम्पल था, इस पर हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, और ध्यान देना यहाँ पर तो मैंने आपको ये दिखाया कि इस इंडेक्स का आंसर निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो बॉल्स हैं उसको मूव करने में कितना रिजल्ट निकला। मान लेते हैं राइट हैंड साइड में भी बॉल्स होते तो यहाँ पर 0 होता, 1 होता। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इनको भी यहाँ मूव करने में कुछ मूवमेंट्स लगते हैं, तो वो भी हम निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव सम कहाँ से निकालेंगे, राइट हैंड साइड से क्यूमुलेटिव सम निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए अलग से देखेंगे, है ना। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड का निकाल के आपको दिखाना चाह रहा था। तो चलो ये वाला ऊपर वाला एग्जाम्पल लेके लेफ्ट हैंड साइड से क्यूमुलेटिव सम निकाल के देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। ओके, तो देखो सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव सम निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्यूमुलेटिव सम 0 होगा, 0+0 0, 0+1 1, 1+0 1, 1+1 2, 2+1 3। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्यूमुलेटिव सम निकाल लिया है। ओके, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से जितने भी, किसी भी इंडेक्स के लेफ्ट हैंड साइड में जितने बॉल्स हैं उनको मूव करने में उस इंडेक्स में कितना लगेगा मूव, वो अब आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इंडेक्स नंबर 4 में सारे लेफ्ट हैंड साइड में जो बॉल्स हैं उसको मूव करना है तो कितने मूव लगेंगे, तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स नंबर 4 के लेफ्ट हैंड साइड में जो क्यूमुलेटिव के वैल्यूज़ थे, इंडेक्स नंबर 4 के लेफ्ट हैंड साइड में जो क्यूमुलेटिव के वैल्यूज़ थे उसका वैल्यू देख लेते हैं। 1 और यहाँ 1 दोनों को जोड़ दो, 1+1 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी बॉल्स रहे होंगे इस इंडेक्स 4 के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी बॉल्स रहेंगे उन सब को इंडेक्स 4 में मूव करने के लिए मुझे कितने मूव्स लग रहे हैं, सिर्फ 2 मूव्स लग रहे हैं। वेरीफाई करके देख लो, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में एक ही बॉल दिख रहा है मुझे, इसको यहाँ मूव करेंगे पहला मूव, यहाँ मूव करेंगे दूसरा मूव, तो देखो आंसर सही निकल कर आया। सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड का मैंने निकाला है, अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के देख रहे हैं, राइट हैंड साइड का भी सिमिलरली निकाल लोगे। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया 4 का आंसर निकल के कितना आ गया, उसको मैं यहाँ पर किससे लिख दूँ, रेड से लिख देता हूँ कि 4 में सारे लेफ्ट हैंड साइड के सारे बॉल्स को मूव करने में दो मूव्स लगे थे। ठीक है, ओके, अब एक काम करते हैं, मैं इंडेक्स नंबर 3 का निकालना चाहता हूँ, है ना, कि इंडेक्स नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड से जितने बॉल्स हैं उसको मूव करने में कितना लग रहा है। ठीक है,
तो इंडेक्स नंबर 3 के लेफ्ट हैंड साइड में इतना पार्ट है, इंडेक्स नंबर 3 के लेफ्ट हैंड साइड में ये पार्ट है, उसका क्यूमुलेटिव सम का वैल्यूज़ ये है, सबको ऐड कर दो, 0 + 0 + 1 1 आ गया। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी बॉल्स थे, इस इंडेक्स नंबर 3 के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी बॉल्स थे, उसको इंडेक्स 3 में मूव करने में 1 मूव लगेगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना। उसके बाद सिमिलरली इंडेक्स नंबर 2 का निकाल लो कि इंडेक्स नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी बॉल्स हैं उसको इंडेक्स नंबर 2 में मूव करने के लिए कितना लगेगा। तो इंडेक्स नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में क्यूमुलेटिव सम का जो वैल्यूज़ है वो 0,0 है, उनका एडिशन निकाल लेंगे। तो 0 + 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर 0 ही होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप सबका आंसर निकालोगे तो इसका भी आंसर 0 आएगा, इसका भी आंसर 0 आएगा, है ना। ओके, इसका भी देख लेते हैं। मान लेते हैं आपको पता करना है कि इंडेक्स नंबर 5 में सारे बॉल्स को मूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे बॉल्स को मूव करना है, तो कितने मूव्स लगेंगे। तो इंडेक्स नंबर 5 के लेफ्ट हैंड साइड में जो क्यूमुलेटिव सम के वैल्यूज़ हैं उसका सम देखो तो कितना आ रहा है, 1 + 1 + 2 यानी कि 4 आ रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा 4 आएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल के आया ना यहाँ पर, ये जो है ये पता है क्या है, ये क्या आपको आंसर दे रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि हर इंडेक्स में उसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी बॉल्स हैं उसको उस इंडेक्स में लाने में कितने मूव्स लग रहे हैं। बस अभी तक यही पता चला है ना, कि लेफ्ट साइड जो बॉल्स हैं मूव्स टू इंडेक्स आई। ठीक है, ये तो लेफ्ट साइड हैंड वाला पता चल गया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने क्यूमुलेटिव सम लेफ्ट टू राइट निकाला था ना, अब हम एक काम करते हैं, क्यूमुलेटिव सम ये लेफ्ट टू राइट था आपका, L2R था। सिमिलरली क्यूमुलेटिव सम अगर आप R2L निकाल लो, R2L, तो देखो क्या होगा, ये निकाल लेते हैं। ये मान लेते हैं कि पहला वैल्यू ये 1 था, ठीक है, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 + 0 3। तो ये हो गया राइट टू लेफ्ट क्यूमुलेटिव सम है, ये हमारे बॉक्सेस वाले अरे का, स्ट्रिंग का, है ना। क्यूमुलेटिव सम हमने निकाल लिया। ओके, ये राइट टू लेफ्ट का था। अब फिर से हम वही कर सकते हैं कि भाई फॉर एनी इंडेक्स मान के चलते हैं, आपको निकालना है कि इंडेक्स नंबर 0 पर, इंडेक्स नंबर 0 पर, ये जो इंडेक्स नंबर 0 है यहाँ पर सारे बॉल्स जो राइट हैंड साइड में है उसके मूव करना है, कितने वैल्यूज़ लगेंगे। तो मैं देखूँगा इंडेक्स नंबर 0 के राइट हैंड साइड में क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ क्या है, ये है, उनका सम निकाल लो। 3 3 6, 6 2 8, 2 10, 1 11, है ना, 11 आ गया। तो यहाँ पे यहीं पर मैं लिख दूंगा, इधर ही लिख देता हूँ ना, छोटा छोटा रेड लिख देता हूँ, रेड में लिख देता हूँ, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको, है ना। थोड़ा इसको नीचे शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ पर 11 लिख देता हूँ कि राइट हैंड साइड में जितने भी बॉल्स थे ना उसको इंडेक्स नंबर 0 में लाने में 11 मूव्स लग रहे थे। ठीक है, ओके। तो अब बाकी इंडेक्स अभी देख लेते हैं कि इंडेक्स नंबर 1 में सारे राइट हैंड साइड वाले बॉल्स को लाना है तो कितना लगेगा। तो इंडेक्स नंबर 1 के राइट हैंड साइड में क्यूमुलेटिव सम का वैल्यूज़ क्या है, ये है इंडेक्स नंबर 1 के राइट हैंड साइड में 3 2 5 2 7 1 8, है ना। ठीक है, तो 8 निकल कर आ गया। सिमिलरली इंडेक्स नंबर 2 का अगर हम 2 की अगर हम बात करें तो इंडेक्स नंबर 2 के राइट हैंड साइड में कौन सा है क्यूमुलेटिव सम, ये है, ये इतना पार्ट हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इनका देखते हैं, इंडेक्स नंबर 3 के राइट हैंड साइड में जितने भी बॉल्स हैं उनको मूव करने में कितना लगेगा। इंडेक्स नंबर 3 के राइट हैंड साइड में क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ क्या हैं, ये हैं, तो इनका सम निकाल, 2 + 1 3, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, है ना। इंडेक्स नंबर 4 का अगर आपको आंसर निकालना है तो इंडेक्स नंबर 4 के राइट हैंड साइड में क्यूमुलेटिव वैल्यू बस यही है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इंडेक्स नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इंडेक्स नंबर 5 के राइट हैंड साइड में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, है ना, तो इसके राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, ओके। तो अब एक काम करते हैं, इसको भी मैं डब्बे में डाल देता हूँ, है ना, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये एक्चुअली में था क्या, राइट साइड के बॉल्स को मूव करना था इंडेक्स आई में। हर इंडेक्स आई
के लिए उसके राइट हैंड साइड में जितने बॉल्स हैं उसको इंडेक्स आई में मूव करने के लिए कितने मूव्स लगे। तो ये निकल के आ गया, ये निकल कर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का मूवमेंट और राइट हैंड साइड का मूवमेंट मुझे मिल चुका है फॉर एवरी इंडेक्स। दोनों को जोड़ दो तो टोटल मूव्स निकल कर आ जाएंगे। देखो तो इस इंडेक्स नंबर 0 का कितना है लेफ्ट हैंड साइड मूवमेंट 0 और राइट हैंड साइड मूवमेंट 11 है। तो 0 + 11 कितना हो गया 11। इसका देखते हैं 1 का 0 + 8, ठीक है। उसके बाद है 0 + 5, उसके बाद है 1 + 3 यानी कि 4, उसके बाद है 2 + 1 दैट इज़ 3, उसके बाद है 4 + 0 दैट इज़ 4, है ना। 11 8 5 4 3 4, आई थिंक यही था आंसर। लेट्स सी, 11 8 5 4 3 4, है ना। तो हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया कि ऑप्टिमल अप्रोच के लिए हमें क्यूमुलेटिव सम ने कैसे हेल्प किया हमारी, है ना। और हमने एक लाइव एग्जांपल जो लीडकोड का था उस पर हमने पूरा ड्राई रन करके भी देख लिया है। तो यहाँ पर इस अप्रोच में आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। पहली चीज़ ये कि आपको क्यूमुलेटिव सम तो निकालना ही है, बट फॉर एनी गिवन इंडेक्स आई उसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी क्यूमुलेटिव के वैल्यूज़ हैं, है ना, यानी कि 0 to i-1 क्यूमुलेटिव सम के जो वैल्यूज़ हैं, क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ जो है ना उसका आपको सम चाहिए होगा, है ना, उसका आपको सम चाहिए होगा। ये सम का सिंबल होता है ना मैथमेटिक्स में, है ना। सिमिलरली फॉर एनी गिवन इंडेक्स i+1 टू लेकर n-1 इंडेक्स तक में जितने भी बॉल्स हैं उनके जो क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ आए हैं उसका आपको सम चाहिए होगा। फिर उन दोनों को ऐड करोगे तो इंडेक्स आई का आंसर निकल के आएगा, है ना। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, मतलब कितने बढ़िया तरीके से आप इसको कोड कर सकते हो। अब बस वही उसी पर हम लोग आके टिके हैं, ठीक है। बट आपको यहाँ जो ऑब्जर्व करना था वो आपने ऑब्जर्व कर लिया है ना। तो अब देखो ध्यान देना, आप चाहे तो इसको एक्स्ट्रा स्पेस लेके सॉल्व कर सकते हो। जो ऊपर मैंने आपको दिखाया ना कि आप एक क्यूमुलेटिव सम का एक अरे बनाओगे, पहले क्यूमुलेटिव सम निकालोगे, है ना, 0 0 1 1 2 3 ऐसे करके आप क्यूमुलेटिव सम निकालोगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आप एक वेरिएबल लोगे, है ना, इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रख लो। तो इंडेक्स नंबर 0 का अगर आपको आंसर चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में जितने बॉल्स का मूवमेंट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई बॉल है नहीं, तो सम का वैल्यू 0 था, वो आपने असाइन कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड से 0 मूवमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्यूमुलेटिव सम की वैल्यू 0 थी तो 0 + 0 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर निकालने के लिए फिर आप पूछोगे सम से कि भाई तेरे लेफ्ट हैंड साइड में क्यूमुलेटिव सम की वैल्यूज़ के सम कितना है, तो बोलेगा 0 है, तो इधर भी 0 असाइन कर दिया, है ना। फिर क्यूमुलेटिव सम यहाँ पर 0 था ना, तो आपने 0 ऐड किया तो 0 ही आ गया, ओवरऑल सम अभी 0 ही है। तो फिर इसका आंसर निकालने के लिए आप इससे पूछोगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड का सम बता, तो बोलेगा 0 है, ठीक है, ओके। अब क्यूमुलेटिव सम का भी सम निकालते चलना है, 0 + 0 हो गया, तो अब यहाँ 1 आ गया +1, तो सम अभी 1 हो चुका है। फिर इस यहाँ पर जब आप आओगे तो सम से आप पूछोगे भाई लेफ्ट हैंड साइड का क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ का सम बताओ, मतलब इतने का सम बताओ, तो आप इस वेरिएबल में मेंटेन करते चल रहे हो, है ना। बट यहाँ पर देखा जाए तो आपको ना ये एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं है ना। आप वेरिएबल से भी काम कर सकते हो। एक वेरिएबल में आप क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ का वेरिएबल ट्रैक कर लेना, मतलब एक वेरिएबल ले लेना जिसमें क्यूमुलेटिव वैल्यू क्या आ रहा है वो ट्रैक्ड रहेगा, है ना, और एक वेरिएबल रहेगा जिसमें क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ का सम, क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ का सम मेंटेन करेंगे, है ना। तो इस एक एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। मतलब बिना एक्स्ट्रा स्पेस भी आप लिए कर सकते हो, बस मैं आपको वही दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान देना, स्टार्टिंग में क्यूमुलेटिव वैल्यू 0 है, क्यूमुलेटिव सम भी 0 है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, आप यहाँ पर हो अभी करंटली, आपको इंडेक्स नंबर 0 का आंसर चाहिए, है ना। तो आपने एक रिजल्ट अरे बना रखा है 3 4 5, इंडेक्स 0 1 2 3 4 5, आपको इंडेक्स नंबर 0 का आंसर चाहिए, ठीक है। तो आप पूछोगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ थे उनका सम क्या है, तो सम अभी 0 है, ठीक है। तो मैंने ब्लाइंडली इस 0 को यहाँ असाइन कर दिया, ठीक है, इसका आंसर 0 होगा। फिर बट ध्यान देना है कि क्यूमुलेटिव वैल्यू भी आपको अपडेट करते चलना है ना, ठीक है।
तो देखते हैं, इसका वैल्यू अभी 0 है ना बॉक्स का, तो ठीक है, यहाँ पर मैंने 0 ऐड कर दिया, तो क्यूमुलेटिव वैल्यू अभी 0 ही है ना। ठीक है, फिर इंडेक्स आई यहाँ पर आया, तो फिर से मैं यही पूछूंगा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में जो क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ थे उसका सम क्या है, सम है 0, है ना। तो यहाँ पर 0 असाइन कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव वैल्यू का ये क्या हो जाएगा, ये बॉक्स का वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर अपने 0 ऐड किया, तो ये 0 आ गया। क्यूमुलेटिव सम भी वैल्यू का सम निकाल लो, इसकी वैल्यू 0, तो 0 अपने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर 0 हो गया। ओके, ठीक है, अब मान लेते हैं आई आपका यहाँ पर आया। अब देखना, आप ध्यान देना, यहाँ से ऑब्जर्व होगा, यहाँ पर इंडेक्स आई पर आपको 1 दिखा, तो पहले तो आप ये पूछोगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी क्यूमुलेटिव वैल्यू थे उसका सम क्या था, तो उसका सम इस वेरिएबल में स्टोर्ड है ना, तो वो आपने यहाँ पर असाइन कर दिया। उसके बाद क्यूमुलेटिव वैल्यू अब क्या होगी वो आप कैसे पता करोगे, देख लोगे कि हाँ यहाँ पर 1 है ना, तो आप यहाँ पर 1 ऐड कर देना। ठीक है, यहाँ पर आपने 1 ऐड कर दिया, तो ये क्यूमुलेटिव वैल्यू है ना, क्यूमुलेटिव वैल्यू है। और क्यूमुलेटिव सम आप निकाल लो, यहाँ पर कितना है क्यूमुलेटिव वैल्यू, 1 है, तो यहाँ पर 1 ऐड कर लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, अब आप यहाँ पर आए, इंडेक्स आई यहाँ पर आया, अब देखना ये पूछेगा लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ थे उसका सम बताओ। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव वैल्यू का सम तो आपको पता ही है 1 है ना। ठीक है, बट अभी इस इंडेक्स पर आने पर हमारा क्यूमुलेटिव वैल्यू क्या हो चुका है, क्यूमुलेटिव वैल्यू क्या हो चुका है, वो ये 1 था, है ना। अब बट अभी इंडेक्स 3 पे देखो 0 मिला मुझे, तो 1 + 0 + 0 वापस से 1 हो जाएगा, तो ये 1 ही हो गया। ठीक है, ओके। और क्यूमुलेटिव वैल्यू का सम भी मैं अभी अपडेट कर लेता हूँ कि प्लस ये जो मेरा क्यूमुलेटिव वैल्यू था 1 अभी जो आया, तो उसको ऐड करना पड़ेगा, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब आई यहाँ पर आया, तो ये पूछेगा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ थे उसका सम क्या था, उसका सम 2 था, है ना, तो यहाँ पर मैंने 2 डाल दिया। ओके, और अभी क्यूमुलेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, ये एक 1 दिखा मुझे, तो मैंने 1 + 1 यहाँ पर 2 कर दिया। ठीक है, क्यूमुलेटिव वैल्यू अब नया बन चुका है, 2 आ चुका है, तो मुझे क्यूमुलेटिव वैल्यू का सम भी ऐड करना होगा, तो अभी 2 आया था ना, तो मैंने 2 यहाँ पर ऐड कर दिया, 4 हो चुका है। मतलब क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ का सम भी मैं निकालते चले जा रहा हूँ एक वेरिएबल में ऑन द फ्लाई। ठीक है, तो अब आई मेरा यहाँ पर आएगा, तो मैं पूछूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड में क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ जो थे उसका सम क्या है, उसका सम 4 है, तो 4 असाइन कर दिया। ठीक है, और करेंटली इंडेक्स आई पर 1 है। ठीक है, तो +1 करेंगे तो क्यूमुलेटिव वैल्यू निकल के आ जाएगा कि अभी क्यूमुलेटिव वैल्यू 3 है ना, तो क्यूमुलेटिव वैल्यू का ओवरऑल सम कितना निकल के आएगा, 4 + 3 दैट इज़ 7 आ गया। ठीक है, अब 7 आ गया। अब इंडेक्स आई तो अब आगे भागेगा, तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो मैं यहीं पर रुक जाऊँगा, तो हमारा आंसर आ चुका होगा 0 0 0 1 2 4। और ये अभी आंसर किसका आया है, ये आया है लेफ्ट बॉल्स टू इंडेक्स आई का कितना मूव्स है वो निकल कर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सिमिलरली मैं क्या करूँगा, एक सेम चीज़ रन करूँगा, ये तो मेरा आंसर है ना। अब मैं सेम काम करूँगा, बस मैं राइट हैंड साइड से करूँगा, 0 0 है, सेम काम राइट हैंड साइड से करूँगा, यहाँ से, है ना, इधर से। ठीक है, तो पहले तो मैं देखूँगा कि भाई राइट हैंड साइड में क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ का सम कितना है, 0 है। ठीक है, 0 है ना, तो यहाँ पर 0 ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो 0 का 0 रह गया। और अभी इसकी वैल्यू देखो 1 है ना, वैल्यू 1 है, तो क्यूमुलेटिव वैल्यू अभी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव वैल्यू सम को भी अपडेट करना पड़ेगा, +1, तो ये 1 हो चुका है। नेक्स्ट इंडेक्स पर आई आ चुका है ना, राइट टू लेफ्ट अब ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, सेम चीज़ कर रहे हैं, बस राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं। अब देखो इस इंडेक्स आई पर कि राइट हैंड साइड में, इस इंडेक्स आई के राइट हैंड साइड में जितना भी क्यूमुलेटिव सम का वैल्यूज़ रहेगा उसका सम आप इस वेरिएबल में मेंटेन करके चल रहे हो, जिसका वैल्यू अभी 1 है, तो आपने यहाँ पर 1 असाइन कर दिया, तो यहाँ पर +1 भी आपने ऐड कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दो, आपका आंसर बिल्ड सही में हो रहा है, यहाँ 4 था, यहाँ 3 हो गया। देखते हैं हमारा आंसर था कि हाँ देखो 4 और 3, आंसर बिल्ड होता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो इसी तरह आपको राइट टू लेफ्ट का भी आंसर मिल जाएगा। ओके, तो अब देखो, आप या तो एक्स्ट्रा स्पेस लेके बना लो जैसे मैंने बनाया था, एक्स्ट्रा स्पेस ले लेना और उसका सम मेंटेन, जैसे क्यूमुलेटिव सम ले लिया, ठीक है, और उसका सम मेंटेन करके चलना। इसका सम एक वेरिएबल ले लेना, 0
प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, या तो एक्स्ट्रा स्पेस ना लेके आप एक वेरिएबल में ही क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ जो आ रहे हैं, ये क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ ही तो है ना, ये क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ ही तो है ना, उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू क्या क्या आ रहा है हर पॉइंट पर वो आपको मिल जा रहा है, 1 1 फिर 2, बट उसका सम भी आपको चाहिए होता है हर बार, है ना। जैसे ये 1 है, 1 हो गया, फिर दोबारा जो 1 आया उसका 1 ऐड किया, फिर ये 2 है उसको ऐड किया, तो उसका भी सम ट्रैक रखने के लिए एक वेरिएबल लिया है मैंने, है ना, कि क्या क्यूमुलेटिव वैल्यू आ रहा है हर एक इंडेक्स पर, है ना, और उससे उस इंडेक्स और कितना क्यूमुलेटिव वैल्यू जितना भी आया उसका सम क्या है, दोनों चीज़ आपको चाहिए होगा, तो इन दोनों वेरिएबल से मेंटेन करके चल रहे हैं। ठीक है, आई होप काफ़ी चीज़ें काफ़ी डिटेल में हम लोग गए हैं इस अप्रोच में, क्योंकि काफ़ी माइन्यूट चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना। इम्प्लीमेंट करने का जितना क्लीनेस्ट तरीका वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब जब कोड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। लेफ़्ट टू राइट का पहले निकालेंगे, ठीक है, फिर सेम चीज़ कॉपी मारेंगे राइट टू लेफ़्ट के लिए, दोनों को ऐड करते हुए चलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, टोटल मूवमेंट्स। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं और वहीं पर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेंगे। तो चलो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। इंट n इज इक्वल टू बॉक्सेस डॉट साइज, मैंने आंसर वेरिएबल ले लिया है जिसका साइज n है, ठीक है। मैंने दो वेरिएबल लिए थे, एक क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालता चला जाएगा और मुझे हर पॉइंट पे क्यूमुलेटिव का वैल्यू पता रहेगा, है ना, जिसका स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, और उन सारे क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ का सम भी मुझे चाहिए होगा ना, तो उसका भी वैल्यू अभी 0 रखा है मैंने, है ना, तो उसका वेरिएबल का नाम क्यूमुलेटिव वैल्यू सम रख देते हैं, ठीक है। ओके, फॉर पहले तो क्या करते हैं, फाइंड मूव्स फॉर ऑल लेफ्ट बॉल्स टू इंडेक्स आई, है ना, फॉर एनी गिवन इंडेक्स आई, है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जितनी बॉल्स हैं उसको उस इंडेक्स आई में लाने में कितना लगेगा, पहले वो निकाल लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो आंसर ऑफ आई क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी क्यूमुलेटिव वैल्यूज थे उसका सम, तो उसका सम यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव वैल्यू करंट इंडेक्स की वजह से क्या हो जाएगा वो भी मुझे चाहिए, क्यूमुलेटिव वैल्यू प्लस इज इक्वल टू, याद रखना बॉक्सेज ऑफ आई इज इक्वल टू अगर 0 है तो अब 0 ऐड करेंगे, नहीं तो 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। और क्यूमुलेटिव वैल्यू अभी ये हुआ है तो उस नया क्यूमुलेटिव वैल्यू आया है तो क्यूमुलेटिव वैल्यू का सम भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इस क्यूमुलेटिव वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा इसमें, है ना। हर क्यूमुलेटिव वैल्यू का मुझे सम भी तो चाहिए, ये 3 स्टेप इनफ है ना, समझने के लिए जितना मैंने एक्सप्लेन किया है। अब मुझे सेम चीज़ क्या करना है, मुझे सेम चीज़ करना है किसके लिए, फाइंडिंग मूव फॉर ऑल राइट बॉल्स, है ना, टू इंडेक्स आई, फॉर एनी गिवन इंडेक्स आई, उसके राइट हैंड साइड में जितने भी बॉल्स हैं उसको उस इंडेक्स आई मिलाने में कितना मूव्स लगेगा, तो n-1 से स्टार्ट करते हैं, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, ठीक है। आंसर आई प्लस इज इक्वल टू, है ना, इसी में ऐड करते चलेंगे, इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव वैल्यू को वापस से रीसेट कर देते हैं, क्यूमुलेटिव वैल्यू इज इक्वल टू 0, क्यूमुलेटिव वैल्यू सम इज इक्वल टू 0, है ना, वापस से रीसेट कर दिया क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट हम मूव कर रहे हैं, है ना, ठीक है। क्यूमुलेटिव वैल्यू प्लस इज इक्वल टू बॉक्सेज ऑफ आई, अगर अब 0 है तो 0 ऐड करेंगे, नहीं तो 1 ऐड करेंगे, क्यूमुलेटिव वैल्यू सम क्यूमुलेटिव वैल्यू आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब लास्ट में हमें क्या करना है, सॉरी दोनों को ऐड, सॉरी रिटर्न आंसर, है ना, आंसर, हाँ ठीक है, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, लेट्स सी। एग्जाम्पल टेस्ट केस पास तो हो रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले बता देता हूँ, देखो 2 फॉर लूप लगे हैं यहाँ पर, एक ओ ऑफ एन यहाँ लगा है, ओ ऑफ एन यहाँ लगा है, और ओ ऑफ एन यहाँ लगा है, तो टोटल ओ ऑफ एन प्लस एन, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ ओ ऑफ एन प्लस एन लगा है, तो इसको आप अप्रोक्सीमेट करके ओ ऑफ एन बोल सकते हो, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। सबमिट करके देखते हैं, उसके बाद ना ब्रूट फोर्स वाले भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बट आई वुड वांट कि ब्रूट फोर्स आप कमेंट में करके मुझे दिखाओ, ओके। वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब मैं ना आपको ब्रूट फोर्स करके एक बार दिखा देता हूँ। तो मैंने एन और आंसर डिफाइन कर दिया ऑलरेडी, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। जैसे ही मुझे पता चला कि फॉर इफ बॉक्सेज ऑफ आई इज इक्वल टू अगर 1 हुआ तो मैं बस ये पता कर लूँगा कि इस 1 को
बाकी सारे इंडेक्स में मूव करने में कितना लगेगा, है ना, कितना मूवमेंट लगेगा। तो बाकी सारे इंडेक्स पे जाएंगे फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0 से लेकर जे इज लेस देन n तक जाएंगे और सारे इंडेक्स में चेक कर लेंगे, है ना। आंसर ऑफ आई, याद करो, ith इंडेक्स पर, सॉरी आई नहीं, आंसर ऑफ जे, इस jth इंडेक्स पर वो आई में जो बॉल है ना, बॉक्सेस आई में जो बॉल है ना, उसको इस jth इंडेक्स में मूव करना है, कितना लगेगा, प्लस इज इक्वल टू ए बी एस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जे माइनस आई, है ना। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह फॉर एवरी ith बॉल, है ना, हर इंडेक्स में मूव करने का यहाँ पर ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं आंसर। ओके, इसको रन करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी साफ साफ दिख रहा है, ओ ऑफ एन स्क्वायर है, एक फॉर लूप के अंदर दोबारा एक और फॉर लूप है। आंसर यहाँ नहीं होगा, यहाँ बॉक्सेस होगा, बॉक्सेस डॉट लेंथ। और जो एक और ब्रूट फोर्स है जिसमें मैंने सारे इंडेक्स को स्टोर कर दिया था जहाँ जहाँ पर बॉल्स था, ठीक है, वो वाला कोड मैं चाहता हूँ आप करके मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।